सुधार के बारे में पढ़ रहे थे, तो पीछे हम लोगों ने देखा कि चुनाव सुधार को, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। पहला ये था कि 1996 के पहले के चुनाव सुधार, 1996 के चुनाव सुधार, 1996 के बाद के चुनाव सुधार और 1996 के बाद के वो चुनाव सुधार जो 2010 के पहले तक हुए। और ये चौथा हिस्सा इसका था, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सिंस 2010 के बाद जो चुनाव सुधार हुए उनकी एक लंबी श्रृंखला है। इसको हम देख लें तो ये, अगर हम इस पर नज़र डालें तो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन एग्जिट पोल, एग्जिट पोल पे प्रतिबंध लगाए गए, ऑल ऑफिशियल्स इंक्लूडेड इन करप्ट प्रैक्टिसेस। तीसरा, टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग ए केस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। चौथा, इंक्रीज इन सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट को फिर से बढ़ाया गया। अपीलिएट अथॉरिटी विद इन द डिस्ट्रिक्ट, वोटिंग राइट टू सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग एब्रॉड, जो लोग एब्रॉड रह रहे थे उनके वोटिंग राइट की व्यवस्था की गई। इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा इंट्रोड्यूस किया गया। ऑनलाइन इलेक्टोरल रोल, ऑनलाइन इलेक्टोरल पोल इनरोलमेंट शुरू किए गए। इंट्रोडक्शन और वीवीपैट का प्रयोग भी इस चौथे चरण में 2010 के बाद वाले हिस्से में हुआ। पर्सन्स इन जेल और पुलिस कस्टडी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कोई आदमी अगर पुलिस कस्टडी में है, जेल में है, तो वो भी चुनाव लड़ सकता है, ये व्यवस्था इसमें हुई। इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एमपीज एंड एमएलएज, ये हुआ। सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर वॉज इंक्रीज्ड, जो चुनावी खर्च की सीमा थी उसको बढ़ाया गया। और फोटो ऑन ईवीएम एंड बैलेट पेपर और ईवीएम पे फ़ोटो की व्यवस्था की गई। ये चौथे चरण में 2010 के बाद हुआ। ठीक, आज आप जो देखते हैं ईवीएम पे और बैलेट पेपर पे जो फ़ोटो लगे रहते हैं चुनाव चिन्ह नाम के बीच में, वो व्यवस्था 2010 के बाद शुरू की गई। और इसी तरीके से सीलिंग ऑन कैश डोनेशन वाज लोवर्ड, जो कैश डोनेशन की जो एक सीलिंग थी उसको घटाया गया। और जो कैप किया गया एंड कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन लिफ्टेड, यानी कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन पे जो कैप लगा था उसको हटाया गया। और एक और व्यवस्था की गई, ये 16वां नंबर ऑफ है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन बॉन्ड। अब बड़ी चर्चा में रहा, इलेक्शन बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद से फॉरेन फंडिंग को भी अलाउड किया गया। ये इतने चेंजेस, ये इतने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है 2010 के बाद किए गए। इसमें पहला ये है कि रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन एग्जिट पोल, एग्जिट पोल पे प्रतिबंध लगाया गया। 2009 में एक प्रोविज़न बनाया गया। जाहिर सी बात है कि ये इम्प्लीमेंट 2010 में हुआ होगा, यहाँ हम सिंस 2010 की बात कर रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन एग्जिट पोल्स, जो एग्जिट पोल होते हैं आप देखे होंगे ना कि लोग वोट दे करके आते हैं तो उनसे पूछा जाता है आपने किसको वोट दिया, उसके आधार पर ये बताया जाता है कि एक तरीके का पब्लिक ओपिनियन होता है कि किस राजनीतिक दल के लिए लोगों का रुझान वोटरों के मन में है, वो जानने के लिए एग्जिट पोल पहले होता था, आप जाने होंगे। 2009 के बाद जो है एक प्रोविज़न बनाया गया, अकॉर्डिंग टू 2009 प्रोविज़न, ये व्यवस्था की गई कि नो पर्सन शैल कंडक्ट एनी एग्जिट पोल। ना तो वो पब्लिश कर सकता है, ना पब्लिसाइज कर सकता है बाय मीन्स ऑफ, ना तो वो प्रिंट मीडिया में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिसमिनेट एनी अदर मैनर, किसी भी तरीके से न तो वो एग्जिट पोल को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है या पब्लिसाइज कर सकता है। पब्लिश मतलब प्रकाशित, पब्लिसाइज मतलब प्रचारित। एग्जिट पोल को प्रकाशित करना किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में या किसी भी अन्य तरीके से ये रोक लगा दी गई। जाहिर सी बात आप जानते हैं ऐसा इसलिए किया गया होगा कि पोलिंग कई फेसेस में होती है, उसका परिणाम ये होता है अगर एक जगह एग्जिट पोल पता चल जाता है कि फला पार्टी की रुझान है वो जीत रही है, तो धीरे धीरे जनता का ओपिनियन बनने लगता है कि जो जीत रहा है उसी को जिताओ। तो ये चुनाव सुधारों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी ये थी कि रिस्ट्रिक्शन लगाए गए एग्जिट पोल पे। 2009 में एक प्रोविज़न बनाया गया। अब आप कहेंगे अगर कोई एग्जिट पोल करता है तो क्या होगा, अगर कोई एग्जिट पोल करता है तो कानून में उसके लिए 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 2 साल की जेल या फाइन, या दोनों, फाइन भी लगा दें जेल भी कर दें, ये व्यवस्था बनाई गई है। दूसरी व्यवस्था ये की गई, ऑल ऑफिशियल्स इंक्लूडेड इन करप्ट प्रैक्टिसेस। 2009 में इस तरह की व्यवस्था बनाई गई कि इंक्लूजन किया गया ऑल ऑफिशियल्स को,
पहले ये था गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, अगर वो अपॉइंटेड हैं या डिप्यूटेड बाय इलेक्शन कमीशन है, और अगर आप कोई ऐसा कंडक्ट करते पाए जाते हैं, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करने पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ऑल ऑफिशियल्स के अंतर्गत जो करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों या ना हों, अगर वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं या डिप्यूट किए गए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरा, टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग ए केस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन का जो केस बनता था, जैसे कि भ्रष्ट तरीके से किसी ने आचरण किया तो डिस्क्वालीफाई का प्रकरण बनता है उसके खिलाफ। अगर कोई दोषी पाया जाता है कि उसने करप्ट प्रैक्टिसेस की इलेक्शन के समय, तो पहले ये होता था कि ये मामला पेंडिंग रहता था, और अब ये कहा गया कि जो स्पेसिफिक जो अथॉरिटी है उसको विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर इसको जो है राष्ट्रपति के पास भेजना ज़रूरी है। ये व्यवस्था बनाई गई कि विद इन 3 मंथ्स जो है इस तरह के जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो केस हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस के जो लोग गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए हैं, उनको 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए। और एक और व्यवस्था की गई, इंक्रीज इन सिक्योरिटी डिपॉजिट, जमानत की धनराशि। आपको पता होगा कि चुनाव भीड़ लोग जो है हर चुनाव में आके इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत सारे प्रत्याशी होने से चुनाव की गुणवत्ता और चुनाव के खर्च, उसको मैनेजमेंट में, प्रबंधन में समस्या का सामना करना पड़ता है। इस नाते जो है इसको इनको हतोत्साहित करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए समय समय पे सिक्योरिटी डिपॉजिट को में तब्दीली की जाती है, रिवाइज किया जाता है। तो ये 2010 के बाद एक प्रोविज़न बनाया गया कि इंक्रीज इन सिक्योरिटी डिपॉजिट। 2009 के बाद ये किया गया कि अगर आप लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो पहले 10,000 था, 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। यानी जो है ये 10,000 को सिक्योरिटी डिपॉजिट लोकसभा के लिए 10,000 को बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया। 10K को 25K कर दिया गया फॉर जनरल कैंडिडेट। लेकिन अगर आप SC/ST के हैं तो SC/ST के लिए सिर्फ 5,000, 5K की व्यवस्था थी। इसे भी 2.5 टाइम्स बढ़ा करके 12.5K कर दिया गया, यानी 12,500 कर दिया गया। ठीक, SC/ST के लिए अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो वो 5,000 से 12,500 कर दिया गया। अगर आप सामान्य उम्मीदवार हैं तो 10,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए काम किया गया कि पहले जो था सामान्य उम्मीदवारों के लिए 5,000 था सिक्योरिटी डिपॉजिट। जमानत की धनराशि कितनी थी? हाँ, 5,000 थी, 5K, वो बढ़ा करके उसको डबल कर दिया गया, 10,000 कर दिया गया। आप देखे होंगे पिछले विधानसभा चुनाव में जो लोग उससे कंसर्न रहे होंगे कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट सामान्य कैंडिडेट के लिए 10,000 थी, 10K थी, बट इन केस ऑफ SC/ST ये जो है 2,500 से बढ़ा करके 5,000 कर दी गई। तो ये व्यवस्था 2010 के बाद की गई। इसी तरीके से एक व्यवस्था की गई अपीलेट अथॉरिटी विद इन द डिस्ट्रिक्ट। होता ये था कि अगर आप देखेंगे कि BLOs हमारे जो है, जब मतदाता सूची का रिवीजन होने लगता है इलेक्टोरल रोल्स का, तो उस समय ये होता है कि जो हमारा EROs होते हैं, EROs होते हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, वो मतदाता सूची का रिवीजन करते हैं, उन्हीं के बिहाफ होता है। लेकिन अगर आपको कोई कंप्लेन है, अगर आप उसका कोई कंसर्न है, तो अगर आप उसके खिलाफ कोई शिकायत करना चाहें तो ये होता था कि ये शिकायत जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती थी। पहले ये व्यवस्था थी, इसके पहले तक 2010 के, कि अगर आप अपनी मतदाता सूची से अनसेटिस्फाई हैं, आप कोई अपील करना चाहते हैं ERO के अगेंस्ट, तो आपको जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जाना पड़ता था। बट ये जो तरमीम की गई, इस तरमीम के बाद 2009 में तरमीम की गई, बट इट वाज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर 2010, दैट इज़ वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन दिस फोर्थ सेगमेंट। तो ये जो है अपीलेट अथॉरिटी विद इन द डिस्ट्रिक्ट, अब ये हो गया कि अगर आप EROs के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ लोगों का नाम नहीं शामिल किया गया जो कि शामिल करने के लिए पात्र थे, वहाँ रहते हैं सामान्य तौर पर, BLO ने नहीं शामिल किया, या कई लोगों का नाम काट दिया गया, इस तरह की शिकायत अगर आपकी है, जो कि आज आम बात हो गई। आप देखेंगे चुनाव जीतने के लिए चर्चा में पीछे कर रहा था कि जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक जो कितना व्यवस्था बनाते रहेंगे, कोई आप फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं बना सकते। अब चुनाव को प्रभावित करने के लिए मतदाता सूची में एक व्यापक पैमाने पर छेड़खानी की जा रही है। तो इस तरह की शिकायत अगर आती है, आपको ERO के खिलाफ कंप्लेन करनी है, तो ये व्यवस्था की गई कि अपीलेट अथॉरिटी आपकी जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर न होकर के विद इन द डिस्ट्रिक्ट होगा। यानी आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, या उसी के स्तर का कोई और अधिकारी है उसके सामने आप ERO के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं।
बट अगर वहाँ से आप अनसेटिस्फाई हैं तब आप जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जाएंगे। दिस अरेंजमेंट वाज मेड 2009, इम्प्लीमेंटेड आफ्टर 2010। ठीक इसी तरीके से वोटिंग राइट सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग अब्रॉड, भारत के बाहर ऐसे लोग जो रह रहे हैं, कौन लोग रह रहे हैं भाई, बात हो रही है मतदाता सूची में नाम में शामिल ऐसे लोग जो अब्रॉड में रह रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं, मगर उनका नाम मतदाता सूची में इलेक्टोरल रोल में नहीं है। ठीक, और वो इलेक्टोरल रोल में शामिल करना चाहते हैं, वो विदेश में रहते हैं, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, किसी और कार्य से विदेश में जाके रह रहे हैं, तो वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। ये व्यवस्था बनाई गई। और ये एक बात ध्यान रखने की है, तब दर्ज कराएंगे, भारत का संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करता, इसलिए अगर आप वहाँ की जहाँ रह रहे हैं, अगर आप वहाँ के सिटीजन नहीं हैं, आपने वहाँ की नागरिकता नहीं ली है और भारत के बाहर कहीं शिक्षा, व्यापार या किसी अन्य कार्य के लिए रह रहे हैं, लेकिन आप सामान्य तौर पे भारत में रहने वाले हैं, तो जो आपका एड्रेस आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है, उसी पासपोर्ट के पते पे आप अपने पीसीज में, एसीज में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ये व्यवस्था वोटिंग राइट टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिविंग अब्रॉड, ये व्यवस्था की गई। और इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा, नोटा आप जानते होंगे, नोटा की व्यवस्था कर दी गई। नोटा पोटा ये कोई अलग चीज़ नहीं, आप जानते होंगे ना कि ABCD, नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये सही है, बी सही है, डी सही है, ऐसे ही ये है नन ऑफ द अबव, उसी का शॉर्ट फॉर्म है, ऊपर से कोई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, जिसको आप कहते हैं ना नन ऑफ द अबव, वही नन ऑफ द अबव का शॉर्ट फॉर्म है नोटा। तो ये नोटा की व्यवस्था जो है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इलेक्शन कमीशन ने की। और ये ऐसे लोगों के लिए कहा गया जो कि इसलिए बूथ पे नहीं जाते थे, उन्हें लगता था कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं किसको वोट दें, सब तो एक से एक कलाकार हैं। तो ऐसा आदमी जो उम्मीदवार खड़े हैं, किसी भी दल के निर्दलीय हों, सारे उम्मीदवारों में से किसी को अपनी पसंद का नहीं मानता, तो वो भी जा करके अपना उन प्रत्याशियों के पक्ष में नहीं लेकिन उनके विरोध में अपना मत प्रकट करना अधिकार आप चाहे पक्ष में करें या विपक्ष में करें। तो ये व्यवस्था बनाई गई कि वो नोटा जो है ये अपना अधिकार जा करके वो वोट देने का अधिकार का प्रयोग करेगा और ये दर्ज कराएगा कि वो उनको इसमें से कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है। तो एक बटन जो है चुनाव आयोग ने बढ़ा दी नोटा की, शायद गुलाबी रंग की है, और जो बैलेट पेपर था उस पर भी नोटा को डाल दिया और आप जो है जा कर के अगर आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा के आ सकते हैं, आपका मत दर्ज होगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि राइट टू रिजेक्शन हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए आप फर्ज करिए कि नोटा कुल 100 वोटर हैं आपके पास, अगर 99 ने नोटा को वोट दे दिया और किसी एक प्रत्याशी को वोट मिला तब क्या होगा बोलिए? तो भी जो एक वोट पाया है वही जीतेगा। ये नोटा के वोट जो है दुर्भाग्य से ये इनवैलिड माने जाते हैं। तो अब इसका मतलब कि अगर आप जब जमानत की बात करते हैं कि कुल पोलिंग वोट का जो 1/6 से कम पाएगा उसकी डिपॉजिट, ये जो डिपॉजिट बढ़ाई गई 10,000 से बढ़ा करके 25,000 की गई, इन्हीं ये जो डिपॉजिट है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये जब्त हो जाती है। कब जब्त होती है? जबकि आप कुल वोट का 1/6 से कम पाते हैं। लेकिन ये वोट जो होता है नोटा वाला वो उसमें शामिल नहीं किया जा सकता, ये वहाँ भी असर नहीं डालता है। जबकि जिन देशों में नोटा लागू है वहाँ ये है कि अगर आप नोटा को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो ये होता है कि किसी भी प्रत्याशी को जो है जनता नहीं चाहती कि वो चुन करके आवे, तो चुनाव रद्द हो जाता है, फिर से चुनाव होते हैं। या जो उम्मीदवार सब नोटा से भी कम वोट पाया जाता है उसको चुनाव लड़ने के लिए कुछ साल के लिए देहबार किया जाता है, या 5 साल 6 साल के लिए कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये मत एक तरीके से विरोध का साधन ही है और ये जो है रद्द वोटों में इसकी गिनती होती है। ये नोटा की बात हुई। लेकिन ये हमको आज़ादी अगर है कि अगर हम किसी उम्मीदवार के नाम से सहमत नहीं हैं तो हम नोटा पे वोट दे सकते हैं। का इंट्रोडक्शन 2013 में सबसे पहली बार जनरल इलेक्शन में हुआ। ये जनरल इलेक्शन आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान और मिज़ोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा के चुनाव थे, जनरल इलेक्शन थे, उसमें सबसे पहले जो आपका नोटा का प्रयोग किया गया। और इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपैट, वीवीपैट जानते हैं क्या होता है? वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल फॉर्म वीवीपैट का होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर
ऑडिट ट्रेल। ऐसा देखा गया कि वोटिंग के समय, वोट कास्ट करते समय जब मतदाता मशीन को दबाता है तो मशीन में बजर की आवाज़ दबती है और लगता है कि वोट पड़ गया, लेकिन कुछ लोगों को इस बात का अंदेशा रहता था कि मत जिसको दिए गए हैं उसको पड़ा कि नहीं पड़ा। तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई कि इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए वीवीपैट की व्यवस्था की। वो ईवीएम का जो ईवीएम होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वीवीपैट को कनेक्ट कर दिया जाता है और किसी उम्मीदवार को जब मतदाता वोट देता है तो एक पर्ची निकलती है। वो एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है, उसको आप देख सकते हैं। वो पर्ची 7 सेकंड तक होल्ड करती है, 7 सेकंड के बाद वो खुद ही कट के गिर जाती है। यानी आप देख सकते हैं उसमें आपका सीरियल नंबर, जो कैंडिडेट है उसका नाम, उसका सिंबल आता है। यानी वोट देने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने जिस आदमी का बटन दबाया वो उसी आदमी का नाम है, उसी आदमी का सिंबल है और 7 सेकंड के बाद वो पर्ची कट के उसी बक्से में गिर जाती है। तो ये व्यवस्था की गई। इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपैट किया गया, वीवीपैट का इंट्रोडक्शन किया गया और ये इसके लिए पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। ये 2013 में ये व्यवस्था बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इलेक्शन कमीशन को, कि वीवीपैट की शॉर्टेज रही होगी उस समय, कि 2013 से ये कहा कि स्टेज वाइज, चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जाए। वीवीपैट का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था अगर कभी पूछा जाए तो ये आपका नॉरकेम असेंबली में बाई इलेक्शन हो रहा था, ये नागालैंड में है। ये सबसे पहले जो है नागालैंड के बाई इलेक्शन हो रहा था। जगह का नाम था, क्या था, नॉक्सेन, नॉक्सेन जगह का नाम था। नॉक्सेन ये नागालैंड में है। ये वहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा था। सबसे पहले जो है वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का प्रयोग सबसे पहले वहीं पे किया गया। पर्सन्स इन जेल और पुलिस कस्टडी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इसका मतलब है कि ये अमेंडमेंट किया गया। इसका मतलब पहले जो है जो लोग पुलिस कस्टडी या अरेस्ट में होते थे उनको जो है, जो जेल में होते थे, पर्सन्स इन जेल और पुलिस कस्टडी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। यानी अगर कोई व्यक्ति जेल में है या पुलिस कस्टडी में है तो वो इलेक्शन में, चुनाव में भाग नहीं ले सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता था। लेकिन 2010 के बाद ये व्यवस्था बनाई गई, 2013 में ये व्यवस्था बनाई गई। पटना हाई कोर्ट का एक डिसीजन था जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। उसमें पटना हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति जो जेल में है या पुलिस कस्टडी में है तो चूँकि वो इलेक्टर नहीं है तो इसलिए वो जो है चुनाव भी नहीं लड़ सकता, उम्मीदवार भी नहीं हो सकता। इस पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो हमारे राजनीतिक आकाओं ने अपनी सुविधा के लिए, भाई ऐसा होता भी है कि राजनीति आज के दिन में देखेंगे आप विरोधी दल के नेता को, जो दो दल सत्ता रूढ़ होता है, वो इन किन प्रकार उसको चुनाव में शामिल होने से रोकना चाहता है। बहुत दफ़ा उसके ऊपर हमारे देश में इतनी कानून और इतनी धाराएं हैं और इतना भ्रष्टाचार है पुलिस और न्यायपालिका में कि किसी को भी किसी भी जुर्म में फंसाया जा सकता है। तो इस नाते ये ज़रूरी था कि अगर कोई आदमी जेल में है या पुलिस कस्टडी में है, उसको न्याय चाह रहा है, तो ऐसे अवस्था में उसको चुनाव लड़ने दिया जाए। तो जो पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को, अगर कोई व्यक्ति जब इलेक्टर ही नहीं है, जेल में है या फिर पुलिस कस्टडी में है, तो उम्मीदवार कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट भी इससे सहमत था। बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में 2 क्लास जोड़े गए। पहला तो ये कहा गया कि अगर इलेक्टोरल रोल में नाम है, अगर मतदाता सूची में उसका नाम है, तो उसे इलेक्टर से मना नहीं किया जा सकता। अगर वो इलेक्टर है तो वो उम्मीदवार हो सकता है। दूसरी व्यवस्था ये की गई कि कोई भी एमपी या स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित, यानी एमएलए, एमएलसी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेदर लोकसभा राज्यसभा, अगर वह इस एक्ट के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई नहीं है तो वह किसी और कानून के तहत उसको जो है चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। ये 2 अमेंडमेंट तरमीम की गई
तो यही है, पर्सन्स इन जेल और पुलिस कस्टडी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अगर आदमी पुलिस कस्टडी या जेल में है तो अब वो चुनाव लड़ सकता है। ये व्यवस्था बदल दी गई है, 2013 से व्यवस्था बना दी गई। और अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एमएलएज और एमपीज। ये पहले ये होता था कि अगर कोई सी एमए को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, या किसी एमएलए को या एमएलसी को का कन्विक्शन होता था तो वो तब तक अपने पद पे बना रहता था जब तक उसकी सारी रेमेडी ख़त्म नहीं हो जाती थी। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, जब उसकी सारी लीगल रेमेडीज ख़त्म हो जाती थी तभी उसकी सदस्यता जाती थी। लेकिन आपने सुना होगा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8(4) जो है वो वाइड है, वो नल है, वो बेकार है। उसको उसने जो है नल घोषित कर दिया और ये व्यवस्था बनी कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर का अगर कोई आदमी ऐसा है जो कोई ऐसा अपराध किया है, वो चार्ज शीटेड था, अब वो कन्विक्टेड हो गया है ऐसे जुर्म में जो जिसमें कि 2 साल या उससे अधिक की सज़ा है, जहाँ पर कि 2 और मोर ईयर इम्प्रिजमेंट है, ऐसी सज़ा हो गई है तो ऐसी सज़ा होते ही वह तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये व्यवस्था बना दी गई। जो सेक्शन 8(4) था वो ये कहता था कि उसको 3 महीने का समय देता था, अलाउड 3 months ऑफ टाइम टू अपील। पहले की व्यवस्था ये थी कि ऐसे लोगों को 3 महीने अपील की व्यवस्था मिलती थी, तो अपील क्यों नहीं करेंगे 3 महीने के अंदर। अगर लोअर कोर्ट का डिसीजन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसीजन आया तो हाई कोर्ट में कर दिया, स्टे ले लिया, अपने पद पे बने हुए हैं। फिर 10 साल 15 साल बाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो फिर वहाँ से उनके पास 3 महीने का समय है, 3 महीने के अंदर चले गए, सुप्रीम कोर्ट में रीट कर दिया, वहाँ से स्टे ले लिया, मामला चल रहा है, अपने पद पे बने हुए हैं। बट 8(4) जो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने, ये बेंच थी किसकी थी, मुखोपाध्याय और क्या नाम था उनका, ए.के. पटनायक और मुखोपाध्याय की जज थे, उनकी बेंच थी लिली थॉमस केस में। उन्होंने 8(4) को वाइड घोषित किया और कहा कि अब अगर कोई भी आदमी जो कन्विक्टेड होता है, जिसकी सज़ा 2 या 2 से अधिक साल है, तो वो तुरंत उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर वाज इंक्रीज्ड। हाँ, चुनाव के जो खर्चे हैं, बढ़ते हुए खर्चों को देख करके इलेक्शन कमीशन भी समय समय पे उस खर्चे को बढ़ाता रहता है। तो जो सीलिंग थी वो बढ़ा दी गई। वो क्या किया गया कि अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव में जो बड़े राज्यों के चुनाव थे, लोकसभा में ये व्यवस्था बनाई गई कि जो बड़े राज्यों के चुनाव है वहाँ कोई उम्मीदवार 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। कितना कर सकता है? 70 लाख तक रुपए खर्च कर सकता है। पहले ये 40 थी, 40 लाख से 70 लाख हो गया। और अगर कोई अदर स्टेट है जो बड़ा स्टेट नहीं है या यूनियन टेरिटरी है, तो उसके लिए ये था कि वो 54 लाख खर्च कर सकता है। इसी तरीके से असेंबली में था, अगर बड़े राज्य हैं तो उसकी सीमा बढ़ा दी गई, अब वो 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है। और अगर कोई अदर स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है। तो याद रखिएगा कि बड़े राज्यों के लिए 70 लाख और 54 लाख आज है। 70 लाख खर्च कर सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, 54 लाख खर्च कर सकते हैं छोटे राज्यों के लिए। अदर स्टेट जिनको उन्होंने बड़ा राज्य घोषित किया वहाँ 70 लाख रुपए, और ऐसे बड़े के अलावा जो राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ एमपी के चुनाव के लिए 54 लाख। और असेंबली में अगर बड़ी राज्यों की विधानसभाएं हैं तो वो आपकी 28 लाख हो गई हैं, पहले वो 16 लाख थी। और अगर अदर बड़े के अलावा जो और राज्य हैं वहाँ पे एमएलए के चुनाव होने हैं या यूटीज के चुनाव होने हैं तो वो 20 लाख वो लिमिट रखी गई है। तो ये सीलिंग बढ़ाई गई। और फोटो ऑन ईवीएम एंड बैलेट पेपर पे, भाई ऐसा होता था कि आप देख रहे हैं कि छोटे लाल हैं, एक ही नाम के 2 लोग हो गए, ऐसा बिल्कुल से सेम और सिमिलर नेम है कि छोटे लाल और छोटे ही, दोनों लोग छोटे लाल, एक नाम के 2 लोग हैं। तो ऐसे में मतदाताओं को भ्रम न हो, इसलिए 2015 में
ध्यान दीजिएगा 2015 में ये व्यवस्था की गई कि जो ईवीएम मशीन है और जो बैलेट पेपर है उस पर जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, उसकी फ़ोटो भी छापी जाए। फ़ोटो ऐसा इसलिए किया गया कि जो है कई दफ़ा ऐसा होता है कि उम्मीदवारों के नाम एक जैसे होते हैं आदमी, और तस्वीर से ऐसे भी जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं उन्हें चेहरे से पहचानने में आसानी होती है। और अगर कोई उम्मीदवार ये मना कर दे नॉमिनेशन के समय कि वो फ़ोटो नहीं देगा तो उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो सकता है इस आधार पे कि फ़ोटो नहीं दे रहा। फ़ोटो आप दे सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट दे दीजिए, कलर दे दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कलर तस्वीर ही खूबसूरत आप दीजिए। हाँ, लेकिन तस्वीर देते समय आप पता चला टोपा लगा लिए, चश्मा लगा लिए, ये सब नहीं चलेगा भाई साहब। बिल्कुल आप पहचान में आने चाहिए, या आपने कोई यूनिफॉर्म पहन लिया, ये 3 चीज़ें, यूनिफॉर्म, कैप और यूनिफॉर्म हुआ, कैप हुआ, क्या बताया अभी, यूनिफॉर्म हुआ, कैप हुआ, क्या हुआ, हाँ चश्मा, हाँ यूनिफॉर्म हुआ, कैप हुआ, चश्मा, ये बिना लगी हुई फ़ोटो होनी चाहिए। और सीलिंग इन कैश और सीलिंग ऑन कैश डोनेशन वाज लोअर्ड। कैश डोनेशन का चक्कर ये था कि 2017 के पहले तक ये था कि अगर आदमी नकद देना चाहे अपने किसी पार्टी को, डोनेशन, देखिए बात हो रही है ना, सीलिंग ही बिल्कुल नाम से ही साफ हो जा रहा है। सीलिंग ऑन कैश डोनेशन वाज लोअर्ड, यानी कैश डोनेशन की जो सीमा थी कितनी थी, 20,000 थी। यानी 20,000 रुपये कोई किसी पार्टी को नकद दे सकता है। 20-20 हज़ार, 20-20 हज़ार लेते रहिए या अपने लोगों से इकट्ठा कराते रहिए, तो ये कैश आप कर लेंगे, मज़े का पैसा इकट्ठा कर लेंगे। तो यह व्यवस्था 2000 फिर देखा गया। भाई सुधार के लिए तमाम उपाय होते गए, लेकिन जो जो इलाज होता गया, मर्ज बढ़ता चला गया। तो 2017 में ये व्यवस्था बनाई गई कि ये 2,000 रुपया कर दिया गया नगद। अब जो 20,000 रुपये कैश डोनेशन का था उसे 2,000 कर दिएगा। ये भी आप जानते हैं कि जो कैश डोनेशन 2,000 से कम होता है उसको इलेक्शन कमीशन को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका ब्यौरा इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाता, वही जाता है जो कि बड़ा अमाउंट होता है। तो 2,000 के चंदे देना आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है, आप धक्का-धक दीजिए। इसी कड़ी में आपका 15वां है, देख लीजिए, कैप ऑन कारपोरेट कंट्रीब्यूशन लिफ्टेड। कारपोरेट का जो कंट्रीब्यूशन था, जो उस पर एक सीमा लगी हुई थी, उसको भी हटा दिया गया। 2017 के बजट में सरकार ने ये कहा कि अब पहले वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। अब जो है कोई भी कारपोरेट जितना चाहे उतना डोनेशन दे सकता है, कोई भी कारपोरेट जो है कैन डोनेट एनी अमाउंट, कोई भी धनराशि दे सकता है। और अब उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इसको दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको भी हैज़ बीन लिफ्टेड। वो जो एक प्रोविज़न था कि ऐसे डोनेशन को लाभ हानि खाता में दर्शाना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा, वो भी ख़त्म कर दिया गया। अब आप कहेंगे पहले वाली व्यवस्था क्या थी? पहले वाली व्यवस्था ये थी कि कोई भी कॉरपोरेट कंपनी डोनेशन तभी दे सकती थी जबकि, और उतनी ही धनराशि दे सकती थी जितना कि उसका नेट प्रॉफिट होता था, उसका 7.5%। यानी अपने नेट प्रॉफिट का 7.5% ही कंपनी डोनेट कर सकती थी। और ये 7.5% जो नेट प्रॉफिट था, ये उसके पिछले पास्ट जो उसके कंपनी के 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसके आधार पे कैलकुलेट होता है। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी ने जो शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट कमाया है, उसका 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती थी। कहने का मतलब भाई दान वही न देगा, डोनेशन, चंदा और शुल्क, सुविधा शुल्क वही न देगा जो कि जो है इतनी जिसकी कंपनी अच्छी हो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन सरकार ने अपने नियत के चलते इसको लिफ्ट कर दिया, हटा दिया। और इसके बाद हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे अच्छी तरीके से जानते हैं। संक्षेप में जान लें कि 2017 के बजट में सरकार ने कहा किस तरह का बॉन्ड लाना चाहती है, और 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नोटिफाई कर दिया। लबोलुबाब अगर आप कहेंगे इसमें मेन बात क्या थी, मुख्य चीज़ क्या थी, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये इसका नेचर जो था एक तरीके का प्रोमिसरी नोट था, समझे, विच इज वो एक तरीके से विच इज आप कह सकते हैं बियरर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, और डजेंट कैरी एनी नेम ऑफ बायर एंड और पेई। यानी इस पे
बायर और पेई का नाम नहीं होता था, और एक तरीके का जो बेरियर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, एक तरीके से ये प्रॉमिसरी नोट टाइप का था। कौन खरीद सकता था? कोई भारतीय नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया खरीद सकता था, या कोई भारत का कोई निगमित संस्थान है, कॉरपोरेट है कोई, वो खरीद सकता था। कोई कॉरपोरेशन है, कोई कॉरपोरेशन है, भारत का कोई निगमित संस्थान है, वो खरीद सकता था। और ऐसे बॉन्ड का इस्तेमाल उन्हीं राजनीतिक दलों को देने के लिए किया जा सकता था जिन्हें कि पिछले जनरल इलेक्शन में, वो चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, नॉट लेस देन 1% वोट, यानी कम से कम उनको कुल पड़े वोटों का 1% वोट, नॉट लेस देन 1% आ गया, यानी 1% से कम वोट ना हो, यानी कम से कम 1% वोट हो, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को, उन्हीं राजनीतिक दलों को ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जा सकता था। एक प्रॉमिसरी नोट था, दिया जा सकता था, और इसका जो भुनाया कहाँ जा सकता था? केवल जो एक अधिकृत बैंक के जो खाते थे उसी में ही भुनाया जा सकता है, नहीं कि कहीं ले जाइए भुना लेना। ये केवल अधिकृत बैंक के खाते से ही भुनाया जा सकता था। डिनोमिनेशन की बात जहाँ तक है तो ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ इस रूप में था। और एक बड़ी बात जो आपने देखी होगी वो ये था कि खरीदार की सूचना बैंक गोपनीय रखता था। बैंक किसी भी हालत में कौन इसको खरीदा, बताइए, ये सब झमेला करने की क्या ज़रूरत है अगर नीयत आपकी साफ है। खैर, तो बैंक को ये था कि बैंक खरीदार की सूचना को बैंक गोपनीय रखता था। कोर्ट केस वगैरह तो मामले तो एक्सेप्शन है। तो ये संक्षेप में आपके इलेक्टोरल बॉन्ड की बात थी। और अब जो है लास्ट में आपने देखा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म सिंस 2010 में 17 पॉइंट है कि फॉरेन फंडिंग को भी अलाउड कर दिया गया, यानी 2018 में से 2018 के बजट में ये घोषणा की गई कि अब कोई भी विदेशी कंपनियां भारत के फंड कर सकती हैं, फॉरेन फंडिंग को भी, विदेशी को भी क्या कहते हैं कि फंड को भी लिया जाने लगा। इसके लिए जो 2010 का एक फॉरेन विदेशी कंपनियों का जो परिभाषा थी उसमें भी संशोधन किया। संक्षेप में यही बातें हैं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुआ। हमने 4 चरणों में पढ़ा। 1996 के पहले, 96 एक महत्वपूर्ण वर्ष है, 96 के पूर्व के सुधार, 96 के सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आफ्टर 1996, बिफोर 2010। यहाँ हमने पढ़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म सिंस 2010। संक्षेप में ये बातें हैं, आप इसको पढ़ते रहेंगे। निर्वाचन और लोकतंत्र, ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता। फिर कभी दूसरे टॉपिक पे चर्चा होगी। आज इतना ही। जय हिंद।